वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने अपने 11th स्टैंडर्ड को पूरा ख़त्म कर दिया है साथियों। सिर्फ एक सेकेंड नंबर वाला चैप्टर बाकी है जिसे हम थोड़े ही दिनों में फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियोस को। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 3rd नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज को, जिसमें जो सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं सबसे पहला वाला एमसीक्यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट टू कंपाउंड्स विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट। तो देखिए सेम सॉल्वेंट है लेकिन सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, तो उसे हम मानेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम उसे अलग करेंगे क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी ही सेम सॉल्वेंट में अलग अलग है, तो उसे हम अलग कर देंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइजेशन कब यूज होता है और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कब यूज होता है। तो याद रखिएगा क्रिस्टलाइजेशन तब होता है जब दो सब्सटेंस होते हैं 1 और 2 जिसमें एक ज्यादा सोल्यूबल होता है हाई टेम्परेचर पे, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, तब ये। लेकिन यहां पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में दो सब्सटेंस की सेम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे ही सोल्यूबिलिटी क्या होती है, अलग। तो आपको हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के बीच में डिफरेंस समझ में ना आए और आप कंफ्यूज हो। तो याद रखना फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब सेम टेम्परेचर दैट इज रूम टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉल्युबिलिटी डिफरेंस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, ऊपर हमने अगर आप प्लेलिस्ट में देखें तो सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो गया। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप इन सोप इंडस्ट्री। अब जरा देखिए, ग्लिसरॉल एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है। अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज, मतलब वो टूट जाएगा, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें उसे अलग करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से पहले ही उसे बॉइल कर देना है। तो हमने इसके लिए एक टेक्निक पढ़ी है, क्या है उस टेक्निक का नाम, ओके, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसमें होता क्या है, चलिए मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपको ये कंटेनर में पानी लेके एक हाई हिल पे पहुंच गए। मान लीजिए ये आपने कंटेनर लगाया और उसके नीचे आपने बर्नर जो कुछ भी है वो लगाया और ये कंटेनर में पानी है और आपने इसे गर्म करना स्टार्ट किया। तो बताइए ये किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा, किस टेम्परेचर पे बॉईल होगा। आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा सर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा तो फिर जो पानी ऐसे अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है और जो पानी हिल पे है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं। आप गलत सोच रहे हो, ये जो ऊपर रखा हुआ है ये 100 से कम पे बॉईल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, कम। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सर नीचे प्रेशर क्यों ज्यादा ऊपर प्रेशर क्यों कम? ओए नीचे प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा पाई जाती हैं और हाइट पे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है। तो एक चीज याद रखना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा। कहाँ पे, ये हाइट पे। तो फिर ये जो पानी है ये 100 पे बॉईल नहीं होगा, ये उससे कम टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो ग्लिसरॉल है, जब हम उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही अलग करना चाहते हैं तो हम करते क्या है, कंटेनर के अंदर, ये मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर प्रेशर को कम कर देते हैं।
इसके अंदर प्रेशर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल रखा हुआ है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है और इसका डिकम्पोजिशन भी नहीं होता। तो यार समझ में कि यहाँ पे जो प्रेशर है अंदर, ये कैसे हमने रिड्यूस किया, ये जो हवा थी इसे बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल के सरफेस के ऊपर का प्रेशर कम हो गया और उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गई। मतलब ये उस टेम्परेचर तक पहुंचा ही नहीं जिस पे ये डिकम्पोज होता है। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब फर्स्ट का सेक्शन सी, विच टेक्निक इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड ऑल्सो टू प्योरीफाई देम। तो देखिए ये बेस्ट टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। जी हाँ, हमने क्रोमैटोग्राफी में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आप ये वीडियो को, मतलब क्रोमैटोग्राफी की हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्या सॉल्वेंट, ये मैंने क्या बोल दिया, ऑप्शन का ही नाम ले लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। ओके, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज समवॉट अराउंड, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आई थिंक इट इज अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, और एसीटोन का जो होता है इट इज अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हैं दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री सेल्सियस है। 24 डिग्री सेल्सियस मतलब काफ़ी कम डिफरेंस है। तो बुक में तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग होता है, बट मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके लिए जो टेक्निक यूज होनी चाहिए वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिन लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा होता है, 25 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, उन्हें ही हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हो एक 80 है और दूसरा 56 है, तो डिफरेंस कितने का है, 24 का, मतलब 25 से कम है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन ई, कलरलेस कंपोनेंट्स ऑन क्रोमैटोग्राम। कलरलेस कंपोनेंट ऑन क्रोमैटोग्राम कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय द फॉलोइंग। देखिए यूजिंग यूवी लाइट में तो आपको कलर दिख जाते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस के, और आयोडीन चेंबर में भी, ये थियरी में मैंने सब कुछ बताया है। ओके, तो ये ऑप्शन भी सही है। एक्चुअल में हमें तो गलत ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग स्प्रेइंग रिएजेंट। स्प्रेइंग रिएजेंट क्या है, ओके, तो स्प्रेइंग रिएजेंट जनरली निनहाइड्रीन सोल्यूशन और ये सब होते हैं, तो उनसे भी जो होता है ना स्पॉट वो दिख जाते हैं। और लास्ट में क्या है, यूजिंग इंफ्रारेड टेक्निक्स। तो देखिए IR से कोई कलर विजिबल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तो आपने देखा कैसे मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आपको इसका रीजनिंग देके एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे अगर आप देखें तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और फिर उसके बाद डिस्टिलेशन क्या होता है, ये सब पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रेसिड्यू और फिल्ट्रेट। अब आप सबको पता है जो रेसिड्यू होता है वो अपने फिल्टर पेपर के ऊपर आता है, और फिल्ट्रेट कौन सा होता है, जो फिल्टर पेपर से नीचे चले जाता है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में ऐसे बीकर के अंदर कलेक्ट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह जाता है उसे क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। व्हाई इज अ कंडेंसर यूज्ड इन डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, डिस्टिलेशन प्रोसेस में कंडेंसर यूज होने का सिंपल सा रीजन क्या है, जो भी वेपर बनती है उसको कूल करके वो लिक्विड स्टेट में लेके आता है। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, पहले अलग करने के लिए लिक्विड को वेपर में ही कन्वर्ट किया था ना। तो कंडेंसर की वजह से क्या होता है, जो वेपर हो जाती है वो कूल होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब कंडेंसर कैसा होता है, आपने देखा होगा, ये राउंड बॉटम फ्लास्क हुआ, अब यहाँ से ऐसे आता है ये अंदर वाली टेस्ट ट्यूब, और ये बाहर उसके ये कंडेंसर लगा होता है, यहाँ से इनलेट होता है और यहाँ से आउटलेट होता है, मतलब नीचे से पानी जाता है और धीरे धीरे ऐसे ये भरते हुए ऊपर से ऐसे निकलता है, ताकि इसके अंदर जो वेपर होती है वो कूल होकर लिक्विड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, व्हाई इज पेपर मॉइस्चर बिफोर फिल्टरेशन। पेपर को मॉइस्चर, ताकि होता क्या है कि अगर पेपर को आप मॉइस्ट नहीं करोगे तो वो जल्दी से उसके अंदर से लिक्विड पास नहीं होता, इट विल टेक टाइम। तो पहले ही हम उसे थोड़ा सा मॉइस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसके पोर्स भर जाए और फिर वो स्टिक भी हो जाए कंटेनर की वॉल को, मतलब जैसे फनल है तो फनल को इजीली स्टिक कर जाए, ओके, और उसमें से पास हो जाए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होता है,
मतलब वाटर होता है और मोबाइल फेस भी वाटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना हो। ठीक है, अब आगे देखिए, ऐसे ही बहुत सारे थियरी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि बिफोर आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चन आप वीडियो के हर एक पार्ट देख लीजिए। हमने 4 से 5 पार्ट बनाई है वीडियो की और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, और आई एम डैम श्योर कि वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।